अब वैसे तो पिछले साल 15 अगस्त को ही 6-7 फिल्मों की मुर्गा लड़ाई देखने को मिली थी, लेकिन आज हम जिस महासंग्राम की बात करने वाले हैं उसमें एक नहीं बल्कि 5-5 फिल्में टकराने वाली है। और इस महासंग्राम का आयोजन 10 अप्रैल 2025 को होने जा रहा है, जिसमें प्रभास, यश, फ्लॉप्स की चक्की चलाने वाले अक्की और भी 2 बड़ी फिल्में शामिल हैं। अब कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं कि यश की टॉक्सिक तो 10 अप्रैल को आने ही नहीं वाली है। तो भाई इस वीडियो में हम कौन सी है वो 5 फिल्में और इस क्लैश से क्या इम्पैक्ट होगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और ये क्लैश इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्रभास, लेकिन 10 अप्रैल की डेट पर सबसे पहले यश, जिन्होंने 2018 के क्लैश में एसआरके जैसे सुपरस्टार को तो 2022 में थलापति की बीस्ट को भी धूल चटा दी थी। लेकिन क्या सच में यश ने इस क्लैश से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं? और फिल्मों के क्लैश से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो इस महाक्लैश के ऊपर डालते हैं थोड़ा सा फ्लैश और जानते हैं कौन कमा पाएगा सबसे ज्यादा कैश और किसकी फिल्म को पब्लिक मिला देगी इन एस। क्लैश के नाम के बीच से जन्म लेती है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा या फिर मुकाबला। और ये हमें स्कूल, कॉलेज, दफ्तर से लेकर हॉस्पिटल, कोर्ट्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ तक कि चोरी और मर्डर करने से लेकर जिंदगी के हर मुकाम पर क्लैश और कंपटीशन का वर्चस्व देखने को मिलता है। और जब बात आती है मुकाबले की तो अक्सर लोग साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं और फिर विश्वास करते हैं। और इंडियन सिनेमा में तो लोग कोर्ट जाने से लेकर ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को दावत पर बुलाने तक मतलब सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अभी दिवाली के क्लैश पर हुआ, जहाँ सिंघम अगेन वाले मेकर्स और एक्टर्स बिग भसड़ माने सलमान भाऊ के शो पर गए थे, तो भूल भुलैया वाले मेकर्स अपनी फिल्म का प्रमोशन करने केबीसी के सेट्स पर पहुंच गए थे। तो भैया इस वीडियो को भी हमने 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है, जिसमें हम क्लैश के पीछे का काला सच, इंडियन सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े क्लैशेस, उसके इम्पैक्ट को डिटेल में जानेंगे। और 2025 का क्लैश क्यों इतना खास है और कौन सी है वो सारी फिल्में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सिनेमा इंडस्ट्री में क्लैश होना एक बहुत ही आम बात है, क्योंकि साल में 365 दिनों में गिने चुने ही 20-25 ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे कोई फेस्टिवल या फिर लॉन्ग वीकेंड, जब पब्लिक समय निकालकर थिएटर जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ओटीटी भी है, जिससे स्क्रीन काउंटर रिड्यूस होते हैं। प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स का रेवेन्यू कद्दू की तरह कट के सब में बट जाता है। हाँ, ऑडियंस को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी कंटेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंडिया के बिगेस्ट क्लैशेस के डेटा पर अगर ध्यान दिया जाए तो अब तक का सबसे बड़ा और पंगे वाला क्लैश होता है 2012 में, जब एक तरफ अजय देवगन की सन ऑफ सरदार होती है तो दूसरी तरफ एसआरके की जब तक है जान। जब तक है जान के मेकर्स यानी वाईआरएफ पर अजय देवगन के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेलने और 3000 स्क्रीन को कैप्चर करने के एलिगेशंस भी लगते हैं। और अजय देवगन ये भी कहते हैं कि जानबूझकर उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार को थिएटर्स में नहीं लगने दिया जा रहा है। होता कुछ ऐसा है कि 2012 में वाईआरएफ की 2 बड़ी फिल्में आती है, जिसमें ईद पर स्पाई यूनिवर्स की नींव रखने वाली फिल्म आती है एकता टाइगर, तो दिवाली के मौके पर यानी 13 नवंबर 2012 को फिल्म आती है जब तक है जान। वाईआरएफ वाले दरअसल थिएटर्स ओनर्स के सामने शर्त रख देते हैं कि अगर तुम लोगों को एकता टाइगर चाहिए तो दिवाली के मौके पर जब तक है जान रिलीज करनी होगी। अब ईद पर चांद निकले या ना निकले, लेकिन सलमान खान की फिल्म का निकलना जरूरी होता है, ये तो आप सब भी जानते हो। तो थिएटर ओनर्स को मजबूर होकर वाईआरएफ के इस चक्रव्यूह में फंस के रह जाना पड़ता है। बस इसी स्ट्रेटेजी की वजह से दिवाली पर अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार को ठीक ठाक सीट्स नहीं मिल पाती। प्रोड्यूसर भी खुद अजय देवगन ही होते हैं, बस वो यशास फिल्म्स के अगेंस्ट मेल प्रैक्टिसेस का केस ठोक देते हैं। तो वही वाईआरएफ की साइड से स्टेटमेंट आती है कि भैया इंडिया में 10,500 सिंगल स्क्रीन है, हमने तो सिर्फ 3000 स्क्रीन एक्वायर की है। बात ऐसी होती है कि जो 3000 स्क्रीन होती है ना, वो सारी की सारी हिंदी स्क्रीन होती है। पुष्पा 2 खिसकने की वजह से स्त्री 2, वेदा, खेल खेल में, थंगलन, डबल स्मार्ट, इनके जैसी कई सारी फिल्में इस डेट पर लपक पड़ी। वेल, इस क्लैश से नुकसान सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहीं हुआ, बल्कि इससे थिएटर्स ओनर्स भी कंफ्यूज हो गए कि किसे चलाओ और किसे छोड़ो। और वैसे भी आज ये थिएटर्स मल्टीप्लेक्स सिनेमा से ज्यादा एफएनबी यानी फूड एंड बेवरेजेस को मार्केट से 1.5 गुना ज्यादा प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। इसलिए एक डिकेड का दूसरा सबसे बड़ा क्लैश हमें 2015 में देखने को मिला, जब एक तरफ शाहरुख खान की दिलवाले आई, दूसरी तरफ पति पत्नी और वो वाली बाजीराव मस्तानी। इस क्लैश से शाहरुख थोड़े नाराज दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने दीपिका पादुकोण को अपने बेस्ट विशेष दिए। एसआरके एंड काजोल की ऑन स्क्रीन जोड़ी, वरुण कृति जैसे नए एक्टर एक्ट्रेसेस और रोहित शेट्टी जैसे फैमिली एंटरटेनर डायरेक्टर के बावजूद दिलवाले ने जहां सिर्फ 376 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के बावजूद
बावजूद भी बाजीराव मस्तानी ने 356 करोड़ का कलेक्शन किया। दिलवाले जैसी फैमिली एंटरटेनर और कमर्शियल सिनेमा को देखते हुए मल्टीप्लेक्स वालों ने भी इस फिल्म को अपने यहाँ जगह दी, तो वही सिंगल स्क्रीन पर सबसे ज्यादा बाजीराव मस्तानी का कब्जा रहा, और इसलिए बाजीराव मस्तानी को 5000 सिंगल स्क्रीन, मिराज जैसे कुछ लोकल मल्टीप्लेक्स मिले तो दिलवाले को 3100 बिग मल्टीप्लेक्स स्क्रीन मिले। इस क्लैश के बाद एसआरके की फिल्म फिर से एक बहुत बड़े स्टार की फिल्म से टकराई और 2017 में एक तरफ रईस तो दूसरी तरफ काबिल आई। 40-60 के रेशियो में ये दोनों ही फिल्में एंटायर इंडिया की स्क्रीन पर रिलीज हुई। काबिल को 40% थिएटर्स मिले तो रईस को 60%, लेकिन हुआ वही, रईस जैसी मासी फिल्म के सामने काबिल जैसी कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा ने नील डाउन कर दिया। रईस ने जहां 20 करोड़ से ओपनिंग ली तो वही काबिल ने 10.43 करोड़ से खाता खोला। रईस का ऑल टाइम कलेक्शन 303 करोड़ रहा तो वही काबिल का 208 करोड़, और दोनों ही फिल्में सक्सेसफुल भी रही। लेकिन इन दोनों फिल्मों के क्लैश को लेकर गंदी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब डीएनए आफ्टर आवर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि रईस मेकर्स ने जानबूझकर काबिल के घोड़े लगा दिए और उन पर डर्टी पॉलिटिक्स खेलने के आरोप भी लगाए। उसके बाद फिर से बिल्कुल ही नए डायरेक्टर और एक्टर की केजीएफ आती है। केजीएफ मेकर्स को ही नहीं बल्कि ऑडियंस को भी इस फिल्म से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं, और पहली बार एसआरके जैसे ग्लोबल स्टार को इतनी बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। और अनलाइक सलमान खान के लॉयल फैंस, एसआरके के फैंस ने भी उनका साथ छोड़ दिया। 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 से क्लैश करने के बाद 2022 में थलपति विजय जैसे इतने बड़े सुपरस्टार ने भी केजीएफ 2 से अपनी फिल्म बढ़वाई बीस्ट, लेकिन ये फिल्म भी केजीएफ 2 के सामने नहीं टिक पाई। और 2023 में तो तीन क्लैश हुए जिसमें 2 बार कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ने कमर्शियल और मास ऑडियंस को कनेक्ट करने वाली सिनेमा के सामने भी अच्छा कलेक्शन किया। पहले गदर 2 वर्सेस OMG 2 आई, जिसमें गदर 2 ने जहां 691 करोड़ का कलेक्शन किया तो वही OMG 2 जैसी फिल्म ने भी 221 करोड़ का, और एनिमल जैसी फिल्म से टकरा कर भी सैम बहादुर ने 128.16 करोड़ का कलेक्शन कर ही लिया। आखिरी क्लैश में एक तरफ फिर से प्रशांत नील की सलाह आई तो दूसरी तरफ एसआरके की डंकी, लेकिन इससे पहले ही एसआरके ने ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने यहाँ डिनर पे बुला लिया। इसी वजह से सलार वालों का शक बिल्कुल यकीन में बदल गया और सलार वालों ने नॉर्थ स्टेट की सिंगल स्क्रीन पर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने वादा करने के बाद भी सलार की जगह डंकी को प्रेफरेंस दी। यही नहीं, अभी और सुनिए, इवन सलार मेकर्स ने तो इंडिया के कुछ स्टेट्स में पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज सिनेमा को फिल्म की कॉपी देने से भी इनकार कर दिया और ये भी कहा कि वी वांट गेम टू बी फेयर। अल्टीमेटली दोनों ही फिल्मों ने ठीक ठाक बिजनेस किया। जहां सलार ने 700 करोड़ छापे तो वही डंकी ने भी 458 करोड़ कमाई लिए, और आखिरकार नुकसान हुआ तो थिएटर्स ओनर्स का। तो अभी तक आपको क्लैश से होने वाले कलेश का पूरा आइडिया लग चुका होगा। तो अब आपको इंडियन सिनेमा की ये 2025 की सबसे बड़ी क्लैश के बारे में बताते हैं, क्यों ये सबसे बड़ी क्लैश होने वाली है। 10 अप्रैल 2025 यानी ठीक अगले महीने इस डेट पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों इस डेट को लेकर इतनी छीना चपटी मची हुई है। 10 अप्रैल की डेट है ही वैसी, थर्सडे वाली इस डेट पर पहली है महावीर जयंती की छुट्टी, उसके बाद सैटरडे संडे वाला वीकेंड और मंडे को अम्बेडकर जयंती। मैं आपको बता दूं कि इस डेट पर सबसे पहले यश की टॉक्सिक अनाउंस हुई थी। केजीएफ 2 के 2 साल बाद आने वाली ये फिल्म 2024 में ही रिलीज होने वाली, लेकिन प्रोडक्शन डिलेज और शूटिंग शेड्यूल की वजह से फिल्म की रिलीज डेट 10 अप्रैल 2025 चूज की। टॉक्सिक दरअसल 1950 से लेकर 1960 के बीच की ड्रग माफिया की स्टोरी पर बेस्ड होगी और यह प्योर एक्शन पैक फिल्म होगी। फिल्म में नयनतारा के अलावा बॉलीवुड से कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, श्रुति हसन और हुमा कुरैशी भी होंगी। इस फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही है, जिन्होंने एज एन एक्ट्रेस अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज वो एक डायरेक्टर है। इनको लेकर कुछ यूट्यूबर्स मेकर्स के अनाउंस करने से पहले ही छाती पीट कर कह रहे हैं कि अरे भैया यश की टॉक्सिक तो पोस्टपोन हो गई। तो फिर मैंने भी यश के एक्स अकाउंट से लेकर मेकर्स के ऑफिशियल अकाउंट सब कुछ छान डाला, लेकिन कहीं भी कोई अपडेट नहीं मिली। और तो और गूगल भी इसकी रिलीज डेट 10 अप्रैल ही बता रहा है। हाँ, ये फिल्म एक हाई वीएफएक्स फिल्म होने वाली है, जिसकी वीएफएक्स की जिम्मेदारी टिपेट स्टूडियोज को मिली है। इससे पहले स्टार वर्स और जुरासिक पार्क में भी काम किया है और इस तरह के हाई वीएफएक्स के लिए काफी टाइम, मेहनत और बहुत सारा पैसा भी लगता है। आप कल्कि का एग्जांपल ही ले, इस फिल्म के लीड वीएफएक्स कंपनी द एम्बेसी ने तो पूरा गांव ही उठा के ले आई थी। मतलब 1200 लोगों की टीम आई थी इस फिल्म के विजुअल के लिए। ऐसे में चांसेस आर हाई कि यश की फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। वैसे मेरे जैसे यश और प्रभास दोनों के फैंस उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि साथ में देखना चाहेंगे, लेकिन अब ये तो काली सफेद फिल्में बनाने वाले प्रशांत नील पर ही डिपेंड करता है कि वो इन दोनों को सलार 2 में साथ लाएंगे या फिर केजीएफ 3 में। लेकिन भाई जब भी ऐसा होगा तो इंडियन सिनेमा उस दिन एक नया इतिहास रचेगी। 10 अप्रैल की डेट पर दूसरी जिस फिल्म के अनाउंसमेंट और ग्लिम्स के बाद क्लैश वाली न्यूज वाइल्ड फायर की तरह फैली वो है अपने बॉक्स ऑफिस के राजा प्रभास की राजा
इसमें भी अपने राजा साहब अपनी नजर उतारते हुए दिख रहे हैं। इस पूरी ग्लिम्स पर्सनली मुझे कुछ अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुर मुल्लू की महक आ रही थी, लेकिन तभी मेकर्स ने कंफर्म कर दिया कि यह एक हॉरर, रोमांटिक और कॉमेडी का मिश्रण वाली फिल्म होगी। राजा साहब को कुछ लोग प्रभास की अगली मिस्टेक भी बतला रहे हैं, लेकिन प्रभास इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। लोग विश्वास नहीं करोगे कि प्रभास की इस फिल्म का बजट सिर्फ 100 करोड़ है। हाँ, क्योंकि प्रभास अपनी मोटी फीस का वजन इस बार फिल्म मेकर्स पर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग की बात पर फिल्म साइन की है। देखो, दरअसल प्रॉफिट शेयरिंग इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर अ स्टार, लेकिन आदिपुरुष जैसी फिल्मों को देखते हुए उन्होंने मेकर्स को थोड़ी रियायत दी है। इस फिल्म को मारुति डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में प्रभास के अलावा निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और मालविका मोहनन जैसी तीन हुस्न की परियां अपने हुस्न का नंगा नाच, मेरा मतलब कमाल दिखाती हुई नजर आएंगी। फिल्म में बाबा रे बाबा संजू बाबा भी नजर आएंगे। और कुछ टाइम पहले मैंने तुमको वीकली फिल्मी रिपोर्ट के एक एपिसोड में ये भी बताया था कि मालविका मोहनन ने फिल्म के लिए प्रभास के साथ एक रोमांटिक गाना भी शूट किया है। जो भी हो, प्रभास की फिल्म अपना बजट तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की इंटरवल से ही पूरा कर लेगी, लेकिन हाँ, आगे की फिल्म चलेगी या नहीं ये तो फिल्म के डायरेक्टर बाबू, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसकी स्टोरी पर डिपेंड करेगा। लेकिन हो सकता है कि ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज ना हो। जी हाँ, क्योंकि बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रभास की राजा साहब पोस्टपोन हो चुकी है। वेल, मेकर्स की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि गूगल के अकॉर्डिंग तो इसकी रिलीज डेट अभी भी 10 अप्रैल ही है। वही तीसरे नंबर पर जो फिल्म इस क्लैश में कूद रही है या फिर भाग लेने जा रही है, उसका नाम है जोली एलएलबी। अपने असली और नकली जोली अरशद वारसी और अक्षय सर फिर से ला रहे हैं जोली एलएलबी 3। मुझे पता है कि मेरे ओपिनियन से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये फिल्म क्लैश के बाद भी हिट साबित होने का बूता रखती है। वैसे भी पिछली बार कई लोग थोड़े उदास थे कि जोली के कैरेक्टर अरशद वारसी के बजाय अक्षय कुमार को क्यों मिला, तो भैया वो बात भी इस बार फुलफिल होने वाली है। और वैसे भी कोर्ट रूम ड्रामा वाली OMG 2 भी गदर 2 से टकराकर सक्सेसफुल हो ही गई थी, क्योंकि फिल्म का भार अक्षय के अलावा पंकज त्रिपाठी पर भी था। सिमिलरली इस बार पंकज त्रिपाठी की तरह इस बार भी फिल्म का बजट मंजे हुए एक्टर अरशद वारसी के कंधों पर भी होगा। इसके अलावा फिल्म में सौरभ शुक्ला ही जज होंगे। पहले पार्ट को सिर्फ 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 5 टाइम्स का कलेक्शन यानी 48 करोड़ कमाए थे। वही अक्षय वाली दूसरे पार्ट को 85 करोड़ में बनाया गया था और इसने भी 201 करोड़ छापे थे। जोली एलएलबी 3 भले ही साउथ में कुछ खास कमाल ना कर पाए, लेकिन साउथ फिल्मों का बिजनेस नॉर्थ में जरूर काटेगी, और खासकर छोटे शहरों, कस्बों, गांव में तो सिंगल स्क्रीन पर जोली एलएलबी 3 का ही दबदबा होगा। इन 3 फिल्मों में क्लैश के अलावा 2 और फिल्में जो इस महासंग्राम में कूद सकती है, उसमें पहली है पिछले साल कम बजट में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले तेजा सज्जा की मिराई। दरअसल सम्राट अशोक की स्टोरी से इंस्पायर्ड एक फिल्म होने वाली है, जिसमें तेजा सज्जा फिर से एक हीरो के कैरेक्टर में दिखाई देंगे और उनके अगेंस्ट होंगे मनोज मुंचू एज अ विलन। और मनोज मुंचू को ही इस फिल्म में ब्लैक स्वॉर्ड भी बुलाया जा रहा है, जिसका मकसद होगा 9 सैक्रेड स्क्रिप्चर को एक्वायर करना, क्योंकि ऐसा करने से वो एक डेमी गॉड यानी भगवान बन पाएगा। फिल्म का प्लॉट अभी तक काफी सही लग रहा है और इस फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाना है। पहले पार्ट की रिलीज डेट 18 अप्रैल 2025 बताई जा रही है, लेकिन अब तेलुगु यानी सेम इंडस्ट्री से ही राजा साहब जैसी फिल्म अनाउंस होने के बाद मेकर्स इस फिल्म को पोस्टपोन करेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वेल, 5th नंबर पर जो फिल्म होगी वो है सनी देओल की जाट। देखो, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि 10 अप्रैल की डेट काफी भारी लग रही है और इसका वीक भी काफी भारी है। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल को रिलीज होगी। एक फिल्म और आएगी गुड बैड अगली, इसकी रिलीज डेट भी 10 अप्रैल ही है। वही दिलेर नाम की एक फिल्म 10 अप्रैल को, दो फूले नाम की एक फिल्म 11 अप्रैल को आएगी और एक और फिल्म आएगी इसी टाइम, जो कि है अक्षय कुमार की ही फिल्म केसरी चैप्टर 2। इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 10 अप्रैल को ही जोली एलएलबी 3 रिलीज होगी, तो वही केसरी चैप्टर 2 की रिलीज डेट 18 अप्रैल बताई जा रही है। फिल्म सी शंकर नायर की बायोग्राफी होगी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ अपने शैतान यानी आर माधवन और उनके साथ अनन्या पांडे भी नजर आएंगी। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों का क्लैश तो शायद ही करवाएंगे, लेकिन पहले इस क्लैश में एक और फिल्म का नाम शामिल था जो थी कांतारा 2, लेकिन अब इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है और इसकी नई रिलीज डेट होगी 2 अक्टूबर 2025, यानी अभी तक टाइम है। लेकिन इस वीक में हमारे लिए कंटेंट की भी कमी नहीं होगी, यानी दबा के वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई ये थी फिल्मों के क्लैशेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोके, जिससे वीडियो की रीच और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, आप इनमें से कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हो वो भी हमें कमेंट में बताना है। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे वो वीडियो जरूर आएगी। तो तब तक के लिए जय श्री राम।